हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी पर काम करके अपनी लाइफ के हर एरियाज को हील कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली मेरी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और ये हर पर्सन्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है ना, वो टॉपिक है कि जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जो प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट कंडीशन में हैं, जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, अगर हम अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे। हम अपनी लाइफ को अगर बदलना चाहें तो कैसे बदलें। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको लास्ट में इसकी क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, कैसे बदलना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं जो बुक सीरीज स्टार्ट की हूँ और जिसमें मैं बुक कवर कर रही हूँ, यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिनके राइटर हैं। तो आज का जो टॉपिक है, परिवर्तन की नदी पार करना। तो जब हम अपनी लाइफ में अपनी व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं, अपने करंट सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो हमें एक परिवर्तन के फेज से गुजरना पड़ता है। तो कैसे हम अपने लाइफ को चेंज और बदलाव करें, तो और वो जो बदलाव करते समय जो वो फेज आता है, वो जो परिवर्तन आता है, उसी को डॉक्टर जो डिस्पेंजा आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी कि परिवर्तन की नदी पार करना। आज का टॉपिक है परिवर्तन की नदी को पार करना। कैसे हम इस परिवर्तन की नदी को पार कर पाएंगे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि इस बिंदु पर आपको अपने अवचेतन के प्रति सचेत होना होगा। आपको अपने अवचेतन, आपको अपने सबकॉन्शियस के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। तो बदलाव का जो मुश्किल हिस्सा है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जब हम पुराने विचारों, चुनावों, अपने पुराने जो हमारे थॉट्स हैं, जो पुरानी हमारी चॉइस हैं, जिन्हें हम जो हमारे चुनने की जिनका हम जो चुनाव करते हैं, तो क्योंकि हमारे जैसे विचार होते हैं, उसी 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 तरह की सेम चीजों को हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अनुभवों और भावों के बीच नहीं होते और हमारी जो ऑटोमेटिकली जो हमारी क्या होती, आदत होती, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वो पहचान बाधित होती हैं। तो हम उसी समय असहज हो जाते हैं। अस्तित्व की यह नई अवस्था अनजानी होती है, यह अज्ञात है, मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं, यह सामान्य नहीं लगती है। हम अपने जैसा महसूस नहीं करते क्योंकि हम स्वयं नहीं हैं और सब कुछ अनिश्चित लगता है। तो हम परिचित स्व की भावना को महसूस नहीं कर सकते और यह किस तरह हमारे जीवन को प्रतिबंधित करती है। तो जब हम अपने आप को बदलने के लिए अपना एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो हम शून्यता की ओर जाते हैं, मतलब कि जहाँ हमारा कुछ भी जाना पहचाना नहीं होता है। क्योंकि जो हमारी पुरानी आदत हैं, पुरानी हैबिट्स हैं, जो हम डेली करते हैं, तो उनसे हम चिर परिचित होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को बदलाव की ओर ले जाते हैं, अपना पहला कदम बढ़ाते हैं बदलाव की ओर जाने के लिए, तो हम शून्यता की ओर जाते हैं, जहां हमें कुछ भी पता नहीं होता है। एक नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है, अपने आप को एक नई परिवेश में ढालना पड़ता है, नई आदतों को डेवलप करना पड़ता है और ये इतना आसान नहीं होता है। पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को स्वीकार करना, अपने अंदर नए चेंजेस लाना, नई हैबिट्स बनाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ, मुश्किल नहीं होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या कहते हैं कि जब हमारे पुराने चुनाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारे भाव होते हैं,
उनके बीच नहीं होते, और हमारी जो ऑटोमेटिक वाली आदत होती है ना, जो पहले से रहती है, वही सुबह उठना, उसी बिस्तर से उसी चेयर में बैठना, जो कि पिछले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हम चेक करें कि क्या हम सुबह से लेकर शाम तक, या जो हम कल जिन हैबिट्स के साथ जी रहे थे, क्या आज भी हम उन्हीं हैबिट्स के साथ जी रहे हैं, क्या हमारे अंदर हमारी आदतों में कुछ भी परिवर्तन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जब हम अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ते हैं और नई हैबिट्स को डेवलप करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कि परिवर्तन की नदी पार करना। तो परिवर्तन के इस नदी को पार करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो डिफिकल्ट से, क्योंकि पुरानी चीज़ों को छोड़ना, पुरानी आदतों को छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि अस्तित्व की ये नई जो अवस्था होती है वो अनजानी होती है। जब हम अपने नए पुराने हैबिट्स को छोड़कर नई हैबिट्स को जब हम ग्रहण करते हैं या क्रिएट करते हैं, अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप करते हैं, तो ये अनजानी अवस्थाएं होती, क्योंकि इनसे हम पहले से परिचित नहीं होते हैं। तो यह अज्ञात है, इन्हें हम नहीं जानते हैं, बस हम क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यह सामान्य नहीं लगती हैं क्योंकि ये असहज होती है, क्योंकि पहले से हमारी किए हुए नहीं, जो हमारी डेली हैबिट्स में रहता है उससे अलग होती हैं। इसीलिए ये क्या होती हैं, असहज महसूस करवाती हैं। और क्योंकि हम स्वयं नहीं हैं और सब कुछ अनिश्चित अनिश्चित लगता है। जब हम परिवर्तन की राह पर चलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो हम क्या पहले जैसे रहते हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या पहले जैसे रहता है? नहीं, हम स्वयं खुद नहीं रहते हैं। अब हम बदलाव की ओर बढ़ते हैं और हम क्या बोलते हैं कि हम परिचित स्व की भावना को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम चिर परिचित चीजों से अब मुकाबला नहीं कर रहे हैं या उस अवस्था में नहीं जी रहे होते हैं। अब हम अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। यह किस तरह हमारे जीवन को प्रतिबंधित करती है? तो ये हमारे जीवन को कैसे मैनेज करती है, प्रतिबंधित करती है। ज्यों ही असहज हो, ज्यों ही ऐसी चीजें हमें असहज महसूस हो, अगर हमें असहज महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम असहज हैं, अगर वही चीजें हम कर रहे हैं चिर परिचित, यानी कि पहले से जो चीजें जानते हैं, तो उसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, मतलब हम कंफर्टेबल रहते हैं, उस टाइम पे हम कंफर्ट रहते हैं, इसीलिए हम असहज नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम नई चीजें ग्रैब करते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, किसी नए स्टेट में जाते हैं या नए स्टेज में जाते हैं, जहां हमसे कुछ बोलने के लिए बोला जाए, कुछ कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बोला जाए, वहां हम असहज महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस जगह में पहली बार जाते हैं और वो हमारे कंफर्ट जोन से अलग होता है, हटके होता है, क्योंकि वो जो चीजें हम डेली करते हैं वो हमारे लिए आसान होती हैं, इजी होती हैं, और जो हम पहली बार करने जाते हैं, जब अपने अंदर उन क्वालिटीज को उन हैबिट्स को डेवलप करते हैं, तो हम असहज महसूस करते हैं। और इस तरह हमारे जीवन को क्या है, हमारी ये जो हैबिट्स हैं हमें नियंत्रित करती हैं, हमारे हैबिट्स को और हम पर प्रतिबंध लगाती हैं। ज्यों ही हम असहज हों, तो जान लें कि हमने परिवर्तन की नदी में पैर रख दिया है। तो जैसे ही हम असहज महसूस करें, तो अब आप समझ लीजिए कि हाँ, अब मैं परिवर्तन की ओर बढ़ रही हूँ और मैंने अब परिवर्तन की नदी पर पैर रख दिया है, या मैं अब अपने हैबिट्स को बदलने के लिए रेडी हो गया हूँ या हो गई हूँ। हम अज्ञात में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब कि हम अब आने वाली ऐसी हैबिट्स को अब क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, पहले से नहीं जानते थे। और जिन हैबिट्स को अभी तक हम नहीं जानते थे या नहीं जी रहे थे, अब उन चीज़ों को हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, असहज हमें कर रही हैं। तो अब हम अज्ञात में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो आप इसे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैसे एक इंसान परिवर्तन की नदी से गुजरता है। जब वो परिवर्तन की नदी से गुजरता है, तो उसे अपनी पुरानी अवस्था से अपनी नई सिचुएशन, अपनी नए व्यक्तित्व को जब वो निर्माण करता है, तो उसको ऐसे परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, जहां उसे
क्या है, स्टार्टिंग में शून्यता उसे, जैसे ही वो अपने पुराने हैबिट्स को छोड़कर नए हैबिट्स की को अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, तो वो क्या है, अज्ञात यानी कि शून्य की स्थिति पे हो जाता है। इस डायग्राम में बताया गया है कि पुराना जो हमारा पुराना अस्तित्व रहता है, जो हमारा पुराना व्यक्तित्व रहता है, जब हम परिवर्तन की नदी को पार करके अपना नया अस्तित्व बनाते हैं, तो पहले हम परिचित, संभावित और अतीत में रहते हैं, जिनसे हम चिरपरिचित होते हैं, जो हम पहले से जानते हैं। लेकिन हम अपना जब नया अस्तित्व बनाते हैं, तो हम उसमें अपरिचित रहते हैं और हमारा जो भविष्य होता है असंभावित होता है। फिर वो आने वाला भविष्य हम अपनी नई हैबिटों से डेवलप करते हैं। तो परिवर्तन की नदी को पार करने के लिए आपको उसी परिचित पूर्वानुमानित स्व को छोड़ना होगा, मतलब जो आप पहले से हैं उन्हें आपको छोड़ना होगा, जो उन्हीं विचारों, उन्हीं विकल्पों, उन्हीं व्यवहारों, उन्हीं अनुभवों और उन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और एक शून्य अज्ञात में कदम रखना होगा। आपको अपनी पुरानी हैबिट्स को, जो आपके पुराने विचार हैं, पुराने आपके अनुभव हैं, पुरानी आपकी जो भावनाएं हैं, उन्हें छोड़ना होगा और आपको एक अज्ञात में कदम रखना पड़ेगा, यानी कि आपको शून्य स्थिति में कदम रखना होगा। पुराने सौ और नए सौ के बीच का जो अंतर है, मतलब आप पहले क्या थी और आज आपका व्यक्तित्व क्या होगा, आपका अस्तित्व क्या होगा, तो नए उसमें क्या होता है, अंतर होता है। पुराने और नए के बीच में अंतर होता है। पुराने व्यक्तित्व की जैविक मृत्यु होती है, मतलब कि हम जब पुराने अपने अस्तित्व को खत्म करके जब नया अस्तित्व यानी कि नए व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो हम कहते हैं कि पुराने व्यक्तित्व की जैविक मृत्यु है। यदि पुराने स्व को मारना है, तो आपको नए विचारों, नए विकल्पों, नए व्यवहारों और नई भावनाओं के साथ एक नया स्व बनाना होगा। यानी कि आपकी ऐसे जो हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नया ही करना होगा। जो आप अभी तक जी रहे थे जिन विचारों के साथ, उनको क्या करना पड़ेगा, उन विचारों को मारना पड़ेगा। उन अनुभवों को नहीं फील करोगे आप, उन अनुभवों को भी मारना पड़ेगा, उन विचारों को भी मारना पड़ेगा। वो जो आपकी आदतें थी और आपके जो व्यवहार थे, उन सब की आपको मृत्यु करनी पड़ेगी, यानी उनको मारना पड़ेगा। तभी आप नए विचार जनरेट करके, क्रिएट करके, नए विचारों को डेवलप करके आप नए अनुभव जब आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, और तभी क्या होगा, आप नया अपना स्व बनाएंगे, मतलब आपका नया अस्तित्व होगा। इस नदी में प्रवेश करना एक नए अप्रत्याशित अपरिचित स्व की ओर कदम बढ़ाना होता है। जब आप इस परिवर्तन की नदी में कदम रखते हैं, तो क्या होता है कि आपको अप्रत्याशित, यानी जिसमें आपको की कोई क्या होती है, अप्रत्याशित रहती हैं चीजें, आपको जानी पहचानी नहीं रहती हैं, अपरिचित रहती हैं। अपरिचित आपका स्व, मतलब आपका जो अस्तित्व है, आप स्वयं जो बनेंगे, उसकी ओर आप कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। अज्ञात ही एकमात्र स्थान है, अज्ञात ही एकमात्र स्थान है, मतलब शून्यता ही, जहां हर चीज शून्य हो गई है। अब अपना एक नया जो स्व है, मतलब आपका जो अस्तित्व है, जो आप डेवलप करोगे, क्रिएट करोगे, तो वो एकमात्र ही स्थान क्या है, शून्यता, जहां से आप अपना नया वर्जन क्रिएट करोगे, आप अपने आप को क्या करोगे, अपडेट करोगे। तो जहां आप सृजन कर सकते हैं, मतलब कि एक ऐसी अवस्था है शून्यता, अज्ञात से ही, अगर आप जिन चीजों को जानते हैं और उन्हीं चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं, तो क्या आप कुछ नया सृजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कोई नई चीजें सृजित करें, तो आप उन पहली जो पुरानी हैबिट्स हैं, उनको छोड़कर आपको नए विचारों को क्या करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तभी आपका क्या होगा, सृजन होगा, विकास होगा। आप ज्ञात से कुछ भी नया नहीं बना सकते। आप किसी ज्ञात, आप पहले से जो जानते हैं, उनसे आप सिर्फ वही माहौल बना सकते हैं, वही अनुभव फील कर सकते हैं, वही थॉट्स क्रिएट रहेंगी, जो आपके विचार पहले से आ रहे हैं, उससे आप नया कुछ सृजित नहीं कर सकते हैं।
तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अगर आपको अपना सृजन करना है तो आपको शून्यता की ओर, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे थॉट्स है, जो बक 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 चलता रहता है हमारे माइंड में, जो हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है, तो ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो मेडिटेशन से हम शून्यता की ओर जाते हैं। मतलब हमारे जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे विचार बहुत ही कम, यानी कि शून्यता की ओर जाते हैं। तो मेडिटेशन सबसे अच्छा है ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना। आप शांत जगह में बैठिए और स्टार्टिंग आप 10 से 5 मिनट से ही करिए। 5 से 10 मिनट आप करेंगे स्टार्टिंग में मेडिटेशन, तो आप शून्यता की ओर, जैसे ही आप धीरे धीरे शून्यता की ओर जाएंगे तो आपके जो निगेटिव विचार हैं वो आना कम हो जाएंगे। और अगर आएंगे भी तो आप उन निगेटिव विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, उनको कट करके आप तुरंत ही अपने पॉजिटिव विचारों को जनरेट करेंगे और उन्हीं पर आप ध्यान देंगे। तो जैसे जैसे आप शून्यता की ओर जाएंगे, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग होगी, और जैसे ही आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, आप जैसे ही अपने दिल की और अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो ये नए विचार क्रिएट होंगे। जब हम अंदर की अपनी आवाज़ सुनते हैं, वो हमारे सोल की जब आवाज़ होती है, तो वो हमारे नए विचार होते हैं, और नए विचार ही हमारे परिवर्तन, हमारी लाइफ में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ओवरथिंकिंग हो ही नहीं सकती है, और आपके जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो आप मेडिटेशन करिए और अपने इंट्यूशन पावर को, और जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्स सेंसेस, तो जो हमारे सिक्स सेंसेस होती है वो होती है हमारे इंट्यूशन पावर। जैसे ही हमें इंट्यूशन तो आते हैं, लेकिन अंदर के इतने शोर से इतनी बकबक होती है, इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि हम लोगों को अपनी इंट्यूशन समझ ही नहीं आती, सुनाई ही नहीं देती। जिन लोगों का इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, तो उन लोगों को बहुत कम ही दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरों से सजेशन लेना पड़ता है, दूसरों से मदद, मतलब किसी डिसीजन के लिए दूसरों से बहुत कम ही वो सजेशन लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए वो अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो खुद से डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन के लिए दूसरों के पास हेल्प के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है। वो अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेना भी एकदम तेज हो जाता है, उनको टाइम ही नहीं लगता है। इसलिए मेडिटेशन से हमारे निगेटिव विचार जो हैं वो कम होते हैं, और जो पॉजिटिव विचार हैं, हमारे पॉजिटिव थॉट हैं, वो हमें क्लियर समझ में आते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि एक बार अगर हम समझ लें कि यह असहजता पुराने अस्तित्व की बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, केमिकली और जेनेटिक मौत है, तो हमारे पास ऐसी शक्ति होगी कि हम इस परिवर्तन की नदी को पार कर सकें। अगर हमने अवचेतन के पुराने ढांचे को तोड़ दिया, यानी कि हम अपना जो सबकॉन्शियस में पुराना पैटर्न था, जो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग थी, अगर हमने उसे क्या किया, तोड़ दिया, तो हमारे लिए नए हालात का सामना करना आसान होता है। जब हम अपने पुराने अस्तित्व को मिटा देते हैं, जब हम अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ देते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारा पहले से जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स का होता है, जब हम उसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हम नए हालात का सामना करने के लिए क्या होते हैं, ईजी होते हैं, और हम आसानी से कर लेते हैं। अगर हम समझ सकें कि हम अपने जीन्स को बदल रहे हैं, तो हम अंत तक प्रेरित और केंद्रित रह सकते हैं। कुछ लोगों ने इस अनुभव को आत्मा की काली रात्रि कहा है। फिनिक्स आग में जलने को तैयार हो रहा है, बेशक यह व्याकुल कर देता है, परंतु इसमें कोई हर्ष नहीं है। इसी जगह पर सारी संभावनाओं का वास होता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसमें से अधिकतर अज्ञात से भागने के लिए कंडीशंस किए गए हैं। अब हमें उस अज्ञात या शून्य में रहना सीखना होगा, डर से दूर होना होगा।
तो हमें अगर हमें परिवर्तन की नदी, अगर अपने आप में परिवर्तन लाना है, अपनी लाइफ को बदलना है, अपने सिचुएशन को, जो हम जिस सिचुएशन में हैं, अगर हमारी कोई बुरी हैबिट्स है जिसे हम अ, जिसे हम बदलना चाहते हैं, तो हमें अज्ञात से डरना नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग जब हम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ते हैं, जब हम शून्यता की ओर बढ़ते हैं और जब हम अज्ञात में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है? डर लगती है। क्योंकि परिवर्तन जब करने होते हैं ना, तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, अपने नए विचारों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जो पुराने हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग है, उसको ब्रेक करके अब हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको नए सिग्नल्स देते हैं, नए थॉट क्रिएट करते हैं और बार-बार हमें उस करेंट सिचुएशन में रहना पड़ता है। अगर हमने फिर से पिछले थॉट्स को, अपनी सबकॉन्शियस को फिर से प्रोग्रामिंग कर ली, तो हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए उसको ब्रेक करके दोबारा हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारी हैबिट्स छूटती नहीं है, हमारी आदत नहीं छूटी जाती, बस हम हफ्ते में या 1 महीने तक अगर हम कर लें तो ठीक है, फिर हमें बस दोबारा उसी चीज़ को करने के लिए फिर से हमारा मन करता है। तो अगर आप फिर से मन करता इसलिए है क्योंकि आप फिर से उसी पैटर्न्स को दोबारा दोहराते हैं, उन थॉट्स को लाते हैं और फिर आपको लगता है कि ये ईज़ी है। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों से परिचित होते हैं, उन थॉट से हम परिचित होते हैं और वो हमारे लिए आरामदेह होता है, वो ईज़ी होता है। लेकिन अगर हम अपने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ डेवलप कर रहे हैं, नए विचारों को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें ईज़ी नहीं होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को 10 से 15 दिन या कम से कम 21 दिन तक प्रोग्रामिंग करनी होती है, ताकि जो हमारे बिलीफ हैं, जो आज तक नहीं छूट रहे हैं, जिनको हमें ब्रेक करने में इतना टाइम लग रहा है, तो हमें नया क्रिएट करने में भी तो टाइम लगेगा। तो कम से कम हमें इस हैबिट को 15 से 21 दिन तक डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जिस हैबिट्स को हम छोड़ना चाहते हैं और अपना एक नया अस्तित्व बनाना चाहते हैं, नए विचार जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही सेम विचार देना है जो आप बनना चाहते हैं, जो अपने आप में बदलाव देखना चाहते हैं आप। तो आपसे अब आपको क्या करना होगा? उस डर से दूर नहीं भागना होगा, अब आपको डर का सामना करना होगा। अगर आप कहें कि आप शून्य में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस शून्य में मैं रहना नहीं चाहता क्योंकि आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा है और आप भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो यही कहूँगा या कहूँगी मैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि नहीं, अगर आप अपने आने वाले भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि मैं यही कहूँगा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अब आप शून्यता में प्रवेश कर गए हैं। क्योंकि भविष्य के अनुमान का जो बेहतर तरीका यही है कि आप इसे गढ़ें, इसे ज्ञात से नहीं अज्ञात से तैयार करें। तो आप इसे पुरानी चीज़ों से नहीं बल्कि नई अज्ञात चीज़ों से आप अपने भविष्य का निर्माण करें, अपने भविष्य को गढ़ें, जो शेप देना चाहते हैं, आप अपने भविष्य का निर्माण करें। तो जब नए अस्तित्व का जन्म होता है, तो हमारे भीतर जैविक बदलाव भी आते हैं। जब हमारा एक नया अस्तित्व बनता है, तो हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। उस समय नए न्यूरल कनेक्शन पैदा होने लगते हैं और उन सजग चुनावों की मुहर लगने लगती है और लगनी चाहिए, ताकि आप प्रतिदिन नए तरीकों के साथ काम कर सकें। उन कनेक्शनों को लगातार उन्हीं अनुभवों से मजबूती देनी होगी जब तक कि वे आपकी आदत ना बने। वही जो अभी मैंने बताया, वही डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्रोग्रामिंग कर दें, तो एक दिन में नहीं होगा। आपको इसको स्ट्रांगली इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो उन कनेक्शनों को आप लगातार अनुभव से मजबूती आपको देनी पड़ेगी। आपको डेली डेली ये चीज़ें अनुभव करना पड़ेगा। डेली आपको ये विचार लाने होंगे जब तक कि
आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग नहीं हो जाती और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान नहीं लेता कि अब आपका अस्तित्व क्या है, अब आपकी रियलिटी क्या है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो हमारे विचार और भाव होते हैं, उसी को वो रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है और हमारा अस्तित्व बनकर तैयार होता है। तो जब तक कि आपकी आदत में ना आ जाए, तब तक आपको ये विचार लाते रहना है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज को 21 दिन तक करते हैं, तो ये आपके हैबिट में हो जाता है, आदत में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको कम से कम आपने जो भी करना है बदलाव अपनी लाइफ में, तो आपको 21 दिन तक अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना है और 21 दिन बाद आपके वो हैबिट में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा। अपने परिवेश से उभरें। तो आप अपने परिवेश से कैसे उभर सकते हैं? आपका जो अभी का परिवेश है वो कैसा है, ये आप स्वयं डिसाइड करें। और अगर आप अपने परिवेश से खुश नहीं हैं और आप अपने करंट सिचुएशन से उभरना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि जब भी आप बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं, तो वे घटनाएं ही आपके आज को आकार देती हैं। एक साथ फायर और वायर करने वाले जटिल न्यूरॉन अरबों खरबों कनेक्शन बनाते हैं। जो हमारे जटिल न्यूरॉन्स होते हैं, वो अरबों खरबों कनेक्शंस बनाते हैं, क्योंकि आपने सीखकर स्मृतियों को बनाया है। आपने सीख सीख कर अपनी जो स्मृति बनाई है, हर वो जगह जहाँ एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से संपर्क होता है, एक वो हर जगह जहाँ एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, संपर्क होता है, वह मेमोरी कहलाती है। तब आपका जो मस्तिष्क है अतीत का जीता जागता रिकॉर्ड है। अलग अलग समय और स्थान में आपके बाहरी परिवेश के विस्तृत अनुभव आपके मस्तिष्क के ग्रे मैटर में अंकित हैं, वहाँ स्टोर हैं। हम में से अधिकतर स्वभाव से ही अतीत में सोचते हैं, क्योंकि हम पिछली स्मृतियों के आधार पर उसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें लिखते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और एक स्थान से जब वो दूसरे से जब एक न्यूरॉन्स दूसरे से संपर्क करता है, एक जगह जब वो मिलता है दूसरे न्यूरॉन से संपर्क करता है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। और आपका जो मस्तिष्क है, जो अतीत का जीता जागता रिकॉर्ड तैयार करके रखता है, वह अलग अलग समय और स्थान में आपके बाहरी परिवेश के जो अनुभव होते हैं, जो एक बड़ा ही आपका जो अनुभव होता है वो अंकित हो जाता है, मतलब कि वो सेव हो जाता है। इसमें से अधिकतर स्वभाव से ही अतीत में सोचते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, हम स्वभाव से अतीत के बारे में सोचते हैं। और अगर हम रोज एक जैसा काम करते हुए, डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं आगे, अगर हम रोज एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा जीवन जी रहे हैं, एक जैसे लोगों से एक जैसी जगह पर मिल रहे हैं और पिछले अनुभव ही बार बार दोबारा दोहरा रहे हैं, तो हमने स्वयं को बाहरी दुनिया का गुलाम बना लिया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखती हैं कि अगर हम डेली वही चीज कर रहे हैं, वही अनुभव फील कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही लोगों से सेम जगह पर अगर मिल रहे हैं, तो हम दोबारा अपने मस्तिष्क से वही चीजें क्या है दोबारा रच रहे होते हैं। तो हम अपने स्वयं को, अपने अंदर को बाहरी दुनिया का गुलाम बना के रखा है। तो हमारे भीतरी जगत को जो प्रभावित करता है, जो बाहरी जगत है, जो बाहरी दुनिया है, वो हमारे अंदर हमें कंट्रोल करता है, हमारे अंदर हमें प्रभावित करता है। और जो बाहरी दुनिया है वो हमारा क्या है, हमें क्या है गुलाब बना के रखा है, हमें कंट्रोल करता है। अगर हमारा परिवेश तय करता है कि हम रोज कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो बदलाव लाने के लिए हमें अपने परिवेश के वर्तमान हालात से कुछ बेहतर करना होगा, इस परिवेश से उभरना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि यह हमारी सोच तय करती है, महसूस जो हम फील करते हैं वो हमारे क्या है बदलाव लाने के लिए हमें अगर परिवेश
है मतलब अगर परिवेश और हालात, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारी सोच है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, अगर ये ज़िम्मेदार है, तो हमें अपने वर्तमान हालात से निकलना होगा और बहुत बेहतर करना होगा हमें अपने आप को। और इस परिवेश से हमें बाहर ही निकलना पड़ेगा, इससे उभरना पड़ेगा, जो हमारा आज का अस्तित्व है। और ये जो जो हमारी थॉट्स है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, अगर ये प्रभावित कर रही हैं, अगर आपके भी लाइफ में ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं और आपको लगता है कि मैं अपने करंट सिचुएशन से उबर नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपको उभरना ही पड़ेगा, इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी बुरी आदतों से या अपने करंट जो आपकी पोजीशन है, जो आपका पुराना अस्तित्व है, तभी आप इससे बाहर निकल पाएँगे और उभर पाएँगे अपने उस परिवेश से। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि चिंतन व अनुभव, अनुभव व चिंतन, इसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में। जिस तरह भाव मस्तिष्क की भाषा होती है, मस्तिष्क किस भाषा को रीड करता है, पढ़ता है, ये जानता है, पहचानता है। मतलब कि अगर हम कहें कि जो हमारा मस्तिष्क है, वो किस लैंग्वेज को जानता है, किस भाषा को जानता है, क्या चीज़ है जिससे हमारा मस्तिष्क रीड करता है उसे, वो समझता है, वो है हमारे भाव। हमारी हमारे जो भाव हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे भाव को रीड करता है, भाव को समझता है। तो जैसे ही हमारे मस्तिष्क की भाषा हमारे भाव होते हैं, भावनाओं को शरीर की भाषा कहते हैं। आपकी जो सोच है और आपकी भावना है, वही आपका अस्तित्व की नई अवस्था पैदा करती है। उस समय आपका मन और शरीर एक साथ काम करते हैं। तो उस समय क्या होता है, आपका जो शरीर होता है और आपका जो मन होता है, वो उस टाइम पर एक साथ काम करता है। आपकी वर्तमान अवस्था ही वास्तव में मन और शरीर का वास्तविक संपर्क है। तो जो आपकी वर्तमान अवस्था है, वही आपके मन और आपके शरीर का क्या है, संपर्क है, वास्तविक संपर्क है। जब भी आप कोई विचार करते हैं, तो मस्तिष्क भी न्यूरोपेप्टाइड नामक प्रोटीन बनाकर आपके शरीर को संदेश भेजता है। तो जैसे ही आप कोई विचार करते हैं, कोई थॉट्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो एक न्यूरोपेप्टाइड नामक क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाता है और आपके शरीर को संदेश देता है, मैसेज देता है। जब आपका शरीर उस भावना को ग्रहण करता है, जब हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, वो जब उस भावना को ग्रहण करता है, मतलब जो हमारे भाव हैं, उस जब भाषा को पढ़ता है, रीड करता है, तो मस्तिष्क देखता है कि शरीर उस भावना को ग्रहण कर रहा है। मतलब जो हमारा मस्तिष्क है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो हमारे भाव को कैसे ग्रहण कर रही होती है। इसलिए वह आपको उसी तरह की ओर भावनाएँ भेजता है। तो जैसे ही हमारे भाव होंगे, वैसे ही हमारा जो ब्रेन होगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि बॉडी कैसे भाव को ग्रहण कर रही है। तो फिर वो उसी तरह के भाव को क्या करता है, बार-बार भेजता रहता है। वैसे ही रासायनिक संदेश भेजे जाते हैं ताकि आप वही महसूस कर सकें जो आप सोच रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा नेगेटिव, कोई डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि सबसे पहले वो नेगेटिव विचार लाता है अपने अंदर, अपने ब्रेन में। पहले वो नेगेटिव सोचता है और धीरे-धीरे ये नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऑब्ज़र्व करता है हमारी बॉडी को और उसको जब पता चलता है कि ये कैसे भाव को हमारी बॉडी जो है वो ग्रहण कर रही है। तो जैसे ही भाव हमारी बॉडी लेगी, ग्रहण करेगी, तो फिर जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, उसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी इसी तरह की सेम भाव को ग्रहण करती जा रही है। फिर वो और ज़्यादा उसी तरह के विचार, उसी तरह और ज़्यादा क्रिएट होंगे, उसी तरह फिर और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी और धीरे-धीरे हम जो है इतनी नेगेटिविटी के
इतना हमारी बॉडी जो है निगेटिविटी को ग्रहण कर लेगी कि अब हम धीरे धीरे जो है एक डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें आगे लिखते हैं कि वही चीज क्या है, हमारी बॉडी जैसे ही महसूस करती है तो वैसे रासायनिक संदेश भेजे जाते हैं ताकि आप वही महसूस कर सकें जो आप सोच रहे हैं। तो जो आप सोचेंगे वो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को संकेत भेजेगा और हमारी बॉडी हमारे भाव को क्या है ग्रहण करती जाएगी। इसके अनुसार जो है सोचने से भावना पैदा होती है। जैसे ही हम सोचेंगे वैसे ही हम महसूस करेंगे, फील करेंगे। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा फील करेंगे। अगर हम कोई किसी की सैड बात सुन लिए, किसी ने आकर कोई दुख भरी अपनी बात बता दी तो हम वैसा ही फील करने लगते हैं, वैसा ही महसूस करने लगते हैं। या हमारे खुद के अंदर निगेटिव जो है थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो सेम वैसे ही भाव जो है हमारे अंदर भाव पैदा होंगे और हम महसूस करेंगे। और जैसे ही हम भाव महसूस करेंगे वैसे ही जो ब्रेन है वो संदेश भेजेगा, मैसेज भेजेगा हमारी बॉडी को कि आप इस भाव को, हमारी बॉडी क्या इस भाव को ग्रहण कर रही है या नहीं कर रही है। तो सोचने से भाव पैदा होते हैं और भावना से सोच पैदा होती है। जैसे हम सोचेंगे भाव पैदा होंगे और जैसे भाव पैदा होंगे हम और सोचेंगे। मतलब सोचने से भाव पैदा होंगे और जैसे भाव पैदा होंगे वैसे ही हमारे थॉट और आते जाएंगे, वैसे ही सोच भी पैदा होती जाती है। तो जो जो उन भावनाओं के अनुरूप होती है, यही सिलसिला कई सालों तक जारी रह सकता है। परंतु शरीर में क्या होता है, जब आप लगातार उन्हीं भावों के बीच रहते हैं तो शरीर का जो चेतन मन प्रमुख नहीं रहता है, शरीर अवचेतन रूप से प्रोग्राम्ड और कंडीशंस हो जाता है और अपना ही मन बन जाता है। तो जब हम लगातार कोई चीज को बार बार उसी चीज को सोचते हैं तो हम अपने, अब वो हमारे चेतन मन में नहीं रहेगा, अब हमारे वो मस्तिष्क में नहीं बल्कि वो सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और वही हमारी क्या हो जाती है, व्यक्तित्व बन जाता है, वही हमारा अस्तित्व बन जाता है। अंततः जब आप लंबे समय तक चिंतन और अनुभव और चिंतन के बीच मग्न रहते हैं तो हमारे शरीर उन भावों को याद कर लेते हैं जो मस्तिष्क ने शरीर को महसूस करने के लिए दिए हैं। तो मतलब ये है कि जैसे ही हम चिंतन करेंगे और महसूस करेंगे, फिर महसूस करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, तो अनुभव और चिंतन, चिंतन और अनुभव, मतलब जैसे हम चिंतन करेंगे वैसे ही अनुभव करेंगे और जैसे ही हम बार बार अनुभव करेंगे फिर वैसे ही हम चिंतन करेंगे। तो जब हम चिंतन और अनुभव, ये जब हमारी प्रक्रिया चलती रहती है तो जो हमारा माइंड है वो हमारे बॉडी को भी वैसे ही संदेश भेजता है, वैसे ही मैसेज भेजता है जैसे हम महसूस करते हैं। तो यह चक्र अस्तित्व की एक परिचित अवस्था बनाता है और वही पुराना टेप लगातार बजता रहता है। जब तक यह चलता रहेगा हम अतीत में जीते रहेंगे और यही वजह है कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम अपने भविष्य को क्यों नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि हम अपने पुराने पैटर्न को तोड़ नहीं पाते हैं। हमारा जो पुराना बिलीफ है, जो जिसको हम एकदम रियल मान के बैठे हैं, वो इतनी आसानी से हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे किसी की पुरानी आदतें हैं जो उसको पता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं और इससे मुझे नुकसान, यानी कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद ही वो अपने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए नहीं तैयार है, वो इस परिवर्तन की नदी में पैर रखने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम परिवर्तन की नदी में पैर नहीं रखेंगे तो हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, हम अपने भविष्य को नहीं बदल पाएंगे, फिर हम उसी पुराने ही पैटर्न में जीते रहेंगे। अगर न्यूरॉन्स इसी तरह फायर करते रहें तो शरीर और दिमाग में वही केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोपेप्टाइड बनाते रहेंगे और ये शरीर को बार बार उन्हीं भावों के लिए प्रशिक्षित करते रहेंगे।
कोशिकाएं और ऊतक इन रासायनिक संकेतों को सुनिश्चित रिसेप्टर साइट्स पर प्राप्त करते हैं, जो रासायनिक संदेशवाहकों के लिए स्टेशन का काम करते हैं। संदेशवाहक उसी तरह फिट हो जाते हैं मानो किसी पहेली का हिस्सा हो। और इन रासायनिक संदेशवाहकों के बारे में सोचें तो वास्तव में भाव के अणु हैं। वे अपने साथ बार कोड रखते हैं जो सेल रिसेप्टर को इस योग्य बनाते हैं कि वे संदेशवाहक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को पढ़ सकें। जब उचित मेल हो जाता है तो रिसेप्टर साइट स्वयं को तैयार करती है और इस संदेश को मिलने के बाद कोशिका किसी प्रोटीन को बनाती है या उसमें सुधार करती है। नया प्रोटीन कोशिका के डीएनए को सक्रिय करता है, डीएनए खुलता है और जीन कोशिका से बाहर के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। फिर कोशिका इसके डीएनए से नया प्रोटीन बनाती है, वह उसे शरीर में भेज देती है। तो कैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको साइंटिफिक तौर पर समझाते हैं, इसमें लिखते हैं कि कैसे जो हमारी हैबिट्स होती हैं कैसे हमारे शरीर में रिएक्शन पैदा करती हैं और कैसे हमारा डीएनए सक्रिय होता है और जो भी कैसे प्रोटीन्स बनते हैं वो हमारे शरीर में एक्टिव होते हैं। अब शरीर मन से प्रशिक्षित होता है, तो जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो उसको कैसे ट्रेन किया जाता है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। आप इसको एग्जाम्पल के ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे हमारी जो बॉडी की ट्रेनिंग होती है, अगर हम लगातार 21 दिन तक सुबह उठने की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार एक भी मिस नहीं करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम डेली सुबह अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है और हम इसे एक चैलेंज लेते हैं अपने लिए कि हम 21 दिन तक तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अपनी हैबिट्स को डेवलप करूँगी। तो अगर आप इसे लगातार 21 दिन तक करते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेन है वो बॉडी को ट्रेन कर रहा होता है। और जब आपका ब्रेन बॉडी को ट्रेन करता है 21 दिन तक, तो वो फिर हमारे हैबिट्स में आ जाता है। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जो हमारा शरीर है वो मन से प्रशिक्षित होता है, ट्रेन होता है। यदि वह प्रक्रिया सालों साल चलती रहे और उसी मानसिक स्तर से वही संदेश मस्तिष्क के मन को मिलते रहे, तो वही जीन्स ठीक उसी तरह सक्रिय होते रहेंगे। कोई नया विचार, चुनाव, निर्णय, भावनाएं नहीं होंगी। जब शरीर इसी तरह के दुर्बल ढांचों से प्रोटीन बनाता है और कम काम करता है, तो हम बूढ़े होते हैं और मरीज भी हो जाते हैं। तो कैसे हम अपने भविष्य को नहीं बदल पाते हैं, हम कैसे अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकते हैं। आई होप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो में ये जो बातें वो लिखकर इसमें शेयर करते हैं कि कैसे साइंटिफिक तौर पर हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं और कैसे हम अपनी आदतों को बदल नहीं पाते हैं। वो क्या गलतियां हम करते हैं जिस वजह से हम अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते हैं, अपने भविष्य को नहीं बदल पाते हैं। आप क्या अपने प्लेसिबो खुद बन सकते हैं? तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अपना प्लेसिबो बनने के लिए क्या करना होगा। अगर आप खुद के प्लेसिबो बनना चाहते हैं, आप स्वयं अपने आप के प्लेसिबो बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। मैं जानबूझकर आपके सामने एक नकारात्मक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने के नाम से भयभीत हो रहे हैं। जैसे कि आपको स्टेज में बोलने के लिए सभी लोगों के सामने रखा जाता है, खड़े किया जाता है, सामने बोलने के लिए कहा जाता है, तो आपको कुछ लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में भय का अनुभव होता है, गला सूखने लगता है, हाथों में पसीना आता है, पेट में खलबली मचती है और दिमाग काम नहीं करता है। जब आप पहली बार स्टेज में जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपके सामने पैदा होते हैं, आपके शरीर में ये सब फील होता है कि आपके हाथों में पसीना आना शुरू, आपका गला सूखना शुरू हो जाता है और आपके अंदर अजीब सी ही खलबली सी होती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको सब कुछ जो बोलना चाहते हैं वो सब कुछ आपके अंदर रिकॉर्ड है, लेकिन
क्योंकि आप बिना पहचान की जगह पर गए हैं, जो आप इसके पहले नहीं गए हैं, जो आपके हैबिट में नहीं है, जो आपकी चिरपरिचित वही आपकी जानी पहचानी जगह नहीं है, जहाँ आप वो काम बार बार नहीं करते हैं। अगर आपको पहली बार स्टेज में जाना पड़ेगा तो आपके हाथ पैर ऑब्वियसली फूलना शुरू हो जाएंगे, आपका गला सूखना शुरू हो जाएगा और आपके हाथों में पैरों में आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि अगर आपको बोलने के नाम से भयभीत है, आपको कुछ लोगों के सामने अगर खड़े होकर बोलने में भय का अनुभव होता है, गला सूखने लगता है, हाथों में पसीना आता है, पेट में खलबली मचती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो आपका जो स्वचालित स्नायु तंत्र शरीर के सभी तंत्रों की देखरेख करता है, जो आपके सजग नियंत्रण में नहीं है, जब आपका शरीर इस तरह के शारीरिक बदलाव दिखाता है, तो इसका अर्थ है कि आपने श्रोताओं के सामने खड़े होने के भावी विचार को अपनी उस पिछली भावात्मक स्मृति से जोड़ दिया है। जब आप सबसे सामने अच्छी तरह नहीं बोल सकते थे, जब हम लगातार इसी अवस्था में रहते हैं, तो अतीत में हमारे विचार और जो हमारी भावना होती है वो एक हो जाती है, क्योंकि हम जो महसूस करते हैं उससे बेहतर सोच नहीं पाते हैं। वह पिछली घटना आपके दिमाग में किसी छाप की तरह अंकित हो गई है। नतीजतन आप बारंबार उस नकारात्मक अनुभव को एक विचार की तरह सामने ले आते हैं। वह अनुभव भावात्मक रूप से सशक्त होनी चाहिए, इसीलिए आप एक सफल वक्ता बनने की सारी भावनाओं से उसे भरपूर कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भावना और भाव पिछले अनुभवों के अंत उत्पाद हैं। आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो घटनाओं को ग्रहण कर उस सूचना को पांचों इंद्रियों के माध्यम से दिमाग तक भेजती हैं। आपकी जो इंद्रियां होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो घटनाओं को ग्रहण करती हैं और उन सूचनाओं को पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक भेजती हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि वह पिछली घटना आपके दिमाग में किसी छाप की तरह अंकित हो गई है। नतीजतन आप बार बार उस नकारात्मक अनुभव को एक विचार की तरह सामने ले जाते हैं। वह अनुभव भावात्मक रूप से सशक्त होना चाहिए, इसलिए आप एक सफल वक्ता बनने की सारी भावनाओं से उसे भरपूर कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भावना और भाव पिछले अनुभवों के अंत उत्पाद हैं। आपकी इंद्रियां भावनाओं को ग्रहण कर उस सूचना को पांचों इंद्रियों के माध्यम से दिमाग तक भेज देती हैं और जब वह सारी सामग्री मस्तिष्क के पास जाती है तो नर्व सेल उसे ताजे नेटवर्क में बदल देते हैं। जो नई बाहरी घटना जैसा लगता है, उन सर्किट के मिलते ही दिमाग शरीर को संकेत देता है कि वह अपनी दशा में बदलाव लाए। वह रसायन भावना या भाव कहलाता है। इस प्रकार हम पिछली घटनाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं को याद दिला सकते हैं कि वे कैसे महसूस हुए थे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें आगे लिखते हैं कि जब हम किसी अपरिचित जगह में जाते हैं या कि हमारा कोई अनुभव होता है, अगर हम कभी भी पहली बार गए और हमारे हाथ पैर फूलना शुरू हो गए, हमारा गला सूखना शुरू हो गया, हम उस क्राउड को उस भीड़ में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे जो पिछले अनुभव हैं फिर दोबारा वो सामने इमेज क्रिएट होती है और उसी तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं और फिर से दोबारा हमारे साथ वैसी ही घटना हो सकती है और वैसे ही हाथ पैर हमारे कांपने लग सकते हैं और पसीने आ सकते हैं। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब आपको अपना लेक्चर भूल गया तो आपके बाहरी अनुभव ने भीतरी दशा पर भी असर डाला था। लोगों के चेहरे, विशाल कमरा, सिर पर बड़ी बत्तियों की रोशनी और आपके चुटकुले के बाद कमरे का गहरा सन्नाटा, आपके अपने ही पसीने के साथ आपके कोलोन की गंध, आपने उन सभी चीज़ों की एक स्मृति तैयार कर ली है। आपने जो है वो कारण और प्रभाव को जोड़ दिया है और कारण और प्रभाव को आप जोड़ दिया है और आपकी अपनी कंडीशनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि उस दिन आप पर सड़े हुए फल या सब्जियों की बौछार नहीं हुई है,
पर जब आप घर आए तो रास्ते में उसी घटना को दोहराते रहे। आप अपने अनुभव के साथ बार-बार वही मानसिक स्तर बना रहे थे। आपने अपनी कंडीशनिंग के सिलसिले को जारी रखा है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप रास्ते में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को ऐसा ही फ़ील कर रहे हैं। आप चल तो गाड़ी पे रहे हैं, पर आपका जो मन है, दिमाग है, वो आप शांत बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है, वो बार-बार आपका दिमाग चल रहा है, आपके विचार चल रहे हैं और बार-बार आपके जो क्रिएट हो रहा है, जो विचार क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्योंकि आपने एक पिक्चर क्रिएट कर ली है। आप स्वयं अपने आप में फ़ील कर रहे हैं, अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि आपका कितना अपमान हुआ है आपकी वजह से और आप खुद पर ब्लेम कर रहे हैं। अब आप जो है आप अपनी कंडीशनिंग की प्रक्रिया पर हैं आप। तो हालाँकि उस दिन आप पर सड़े हुए फल या सब्जियों की बेचा नहीं हुई है, पर जब आप घर आए तो रास्ते में उसी घटना को दोहराते रहे, तो आप बार-बार उसी घटना को आप अपने माइंड में बार-बार वैसे ही विचार आप ला रहे हैं, उसी घटना को आप बार-बार दोहरा रहे हैं, बार-बार दोहरा रहे हैं। आप अपने अनुभव के साथ बार-बार वही मानसिक स्तर बना रहे हैं। अपने आपने अपनी कंडीशनिंग के सिलसिले को जारी रखा है। अब शरीर अवचेतन मन की तरह काम करता है। उसे यह अंतर नहीं करना आता कि कोई घटना वास्तव में घट रही है या आप उसे केवल सोचकर ही उसका एहसास कर रहे हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी भी जो रियल में घटनाएँ हो रही हैं, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही लिखते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा अवचेतन मन है, वो इस तरह काम करता है कि उसे अंतर समझ में नहीं आता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं या आपके साथ वो रियल घटना हो रही है या अपने माइंड में आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। वो सिर्फ़ अ, अपने माइंड में आप क्रिएट कर रहे हैं और आपके साथ रियल घटना ये घट रही है, इसमें वो अंतर या डिफ़रेंस नहीं समझता है। वो आपके भावनाओं को ही पढ़ता है, वो आपके थॉट्स को ही रीड करता है। तो आप उसे केवल सोचकर ही उसका एहसास कर रहे हैं। आपके शरीर को लगा कि आप बार-बार उसी अनुभव में जी रहे थे, जबकि आप कार में आराम से घर जा रहे थे। तो भले ही इसीलिए कहते हैं कि बॉडी कहीं है और आपका माइंड कहीं है। तो आपकी जो बॉडी है वो तो कार में बैठकर आराम से घर जा रही है। लेकिन जो आपके थॉट्स हैं वो उसी घटना को बार-बार दोहरा रहे हैं और फीलिंग्स आपके जो भाव हैं वो वैसे ही आ रहे हैं जैसे आपके माइंड में विचार चल रहे हैं। तो आपकी जो बॉडी है वो आराम महसूस नहीं करेगी कि आप कार में बैठ के जा रहे हैं। वो वैसा ही फ़ील करेगी आपकी बॉडी जैसे आप उन विचारों को क्रिएट कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। तो आपके बॉडी को वो आराम नहीं पता चलेगा। आप अपनी बॉडी को वही सिग्नल्स दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो बॉडी को वही सिग्नल देता है जो आप थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो आप फ़ील करते हैं। तो घर जाने से पहले आप उस घटना को जीवन के दीर्घकालीन स्मृति में बदल चुके होते हैं और जब आप पूरे लंबे रास्ता में यही सोचते आते हैं तो आप उसको एक दीर्घकालीन मतलब कि एक लंबी स्मृति में उसको बदल देते हैं। उस घटना को आप एक लंबी स्मृति में याददाश्त में बदल देते हैं। घर जब आप आते हैं तो घर आकर आपने परिवार के अन्य सदस्यों को भावुक होकर सारी घटना सुनाई। आपने शरीर को पिछली घटना के साथ केमिकली कंडीशंस कर दिया। आपकी शारीरिक स्थिति ने आपके शरीर को अवचेतन किया, अर्धचेतन और स्वचालित रूप से आपके निजी इतिहास में बदल दिया। तो अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं? कंडीशनिंग कर रहे हैं। कैसे कि जैसे ही आप
उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में सोचेंगे, आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को सिग्नल देगा कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप कैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आप कैसी फीलिंग है आपकी, कैसा कैसा आपका भाव है। तो वैसे ही आपके शरीर जो है वो भाव ग्रहण करने लगते हैं। तो ये होता है कंडीशनिंग, मतलब जैसे ही आप कंडीशंस ये क्रिएट करेंगे सोचना, वैसे ही सिग्नल्स आएगा और आपकी बॉडी वैसे ही फील करेगी। चाहे आप बिस्तर में बहुत ही अच्छे बिस्तर में सो रहे हों, आपका शरीर कितनी भी सुविधा में हो, लेकिन अगर आपका माइंड में हलचल है, शांत नहीं है, वो घटनाओं को बार-बार रिकॉल कर रहा है, तो आपकी बॉडी में सेम उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि माइंड आपके बॉडी को सिग्नल भेजता है कि आप ऐसे भाव ग्रहण करो, क्योंकि आपके माइंड में ऐसे विचार चल रहे हैं। जब माइंड में विचार चलेंगे, तो वैसे ही आपके भाव बनते हैं। तो कई डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि कई दिन आपका मूड खराब रहता है, मतलब कि आपका जो मूड है वो खराब रहा, कई सप्ताह तक आप उसी घटना को याद करते रहे। अगर किसी के साथ भी ऐसे सिचुएशन या ऐसी स्थिति या ऐसी घटना घटी है, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश करते हैं कि कई दिन आपका मूड खराब रहता है, कई सप्ताह तक आप उसी घटना को याद करते रहें और इसी तरह आपने कई कई महीनों और वर्षों तक भावात्मक प्रतिक्रिया के रूप में जीवित रखा। अब वह आपके स्वभाव, चरित्र, प्रकृति और व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। तो जिसका जो स्वभाव होता है ना, वो अपने पिछली घटनाओं से ही, जब वो लंबे समय तक ये विचार, ये भाव रखता है, तो वो उसके स्वभाव में आ जाते, वो उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। जैसे कि गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाहट उसके व्यक्तित्व में तभी आता है जब उसके लाइफ में ये पहले ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो फिर वो धीरे-धीरे इन घटनाओं को किसी से शेयर नहीं करता है और अपने भाव, अपने थॉट्स बार-बार उसी घटना से रिलेट करता है, जिससे पूरी बॉडी उस भाव को ग्रहण करती है और हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और यहाँ तक कि हमारी बॉडी जो है तभी हमारा जब मेंटल हेल्थ खराब होता है तो हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब होती है और हमारा हेल्थ भी खराब होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि आप सबके सामने कुछ बोलने के नाम पर सकुचा जाते हैं, आपके सजग मन का इन भावों पर नियंत्रण नहीं है, आपका शरीर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे उस दिन मंच पर दी थी। यह सब एक ही विचार से पैदा होता है और इसे मैं प्लेसीबो जैसा मानता हूँ। अगर आप दूसरों को बार-बार कहते हैं कि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, आप अच्छे प्रदर्शनकर्ता नहीं हैं, तो आप ऐलान कर रहे हैं कि आपके मन और शरीर आपके विचार और भावनाओं से एकात्म हैं। आपका जो शरीर है और आपका जो मन है वो आपके विचार और भावनाओं से एकात्म है, यानी कि एक है, वही चीज़ महसूस कर रहा है। आप वही क्या कर रहे हैं? फीड करा रहे हैं। आप उन्हें पोषित कर रहे हैं। आप अस्तित्व की याद की गई अवस्था को जबरन लागू कर रहे हैं। इस उदाहरण में आप अपने ही शरीर के गुलाम हैं, जो अब मन बन गया है। आप अपने ही हालात की जकड़ में हैं और समय में खोए हैं। आपका मन और शरीर कभी वर्तमान में नहीं रहते। अगर आपको अपनी दशा बदलनी है, तो आपको अपने शरीर, माहौल और समय से परे जाना होगा। आपको याद होगा, प्लेसीबो के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो कंडीशनिंग, एक अपेक्षा और थर्ड, मतलब फर्स्ट कंडीशनिंग, सेकंड अपेक्षा जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं और थर्ड अर्थ जो मीनिंग होती है। तो जब आप देख सकते हैं कि आप अपने ही प्लेसीबो हैं, क्यों? पिछले उदाहरण में आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद थी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे प्लेसीबो के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो कंडीशनिंग, एक अपेक्षा और एक अर्थ, यानी कि कंडीशनिंग, एक्सपेक्टेशंस और अर्थ यानी कि मीनिंग। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि कंडीशनिंग, अपेक्षा और अर्थ के साथ आप अपनी नकारात्मक के बीच अपने प्लेसीबो बने और अपने लिए उन दशाओं को बार-बार लागू करते रहे। ठीक इसी तरह आप अपनी सकारात्मकता के साथ अस्तित्व की नई अवस्था पा सकते हैं, जो आपके लिए प्लेसीबो का काम करेगी। तो चाहे आप एक नए अस्तित्व की अवस्था बनाने के लिए सकारात्मक बदलाव लाना चाहें
स्वचालित मोड पर हों या पुराने अस्तित्व की दशा में ही उलझे हों, सच तो यह है कि आप सदा ही अपने प्लेसिबो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं या स्वचालित जैसी लाइफ हमारी चल रही है, अगर उसी में आप खुश हैं तो और फोर्थ चैप्टर है शरीर पर प्लेसिबो का प्रभाव। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसे लगी कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।